sir. हेलो, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. ओके, आवाज आ रही है आप लोगों को ना? सॉरी बेटा, थोड़ा लेट हो गया। एक पुरानी स्टूडेंट आई थी, उसका पुणे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है फॉर एमएससी, तो शी वाज जस्ट डिस्कसिंग कि मैंने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आई वांट यू आल्सो, आप लोगों को भी एक साल बचा हुआ है, एक साल के बाद में 2 साल बचे हैं, ये साल और नेक्स्ट ईयर। उसके बाद आप लोग भी यहाँ वहाँ अप्लाई करेंगे, तो कीप अपडेटिंग ऑल दी थिंग्स एंड कीप कंसल्टिंग विद अस अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हाट शुड वी ऑप्ट for our future studies and all, if at all आप लोग पढ़ाई में आगे जाना चाहते हैं। तो anyways, welcome to semester 3 वाले हैं सब। आवाज आ रही नहीं आ रही मेरी? आ रही सर? यस सर। ओके, तो कैसे हुए आप लोग के सेमेस्टर सेकंड के एग्जाम्स? कैसे हुए? अभी यू मस्ट हैव जस्ट फिनिश्ड ऑन 31st को फिनिश हुआ ना? अच्छा, यू ऑल हैव आल्सो बिकम द सेम, जैसे कि रेस्पॉन्ड नहीं करना, कुछ पूछा जाए तो वैसे ही हो गए हो क्या आप लोग भी? सर वैसे तो आवाज नहीं आती, कोई कुछ कह नहीं रहा, या फिर मेरी, मुझे लगता है कि मेरी आवाज नहीं जा रही है आप लोगों को। शांत आ रही है सर। आ रही है, लेकिन आप लोग बोल भी तो नहीं रहे हो। कैसे गए एग्जाम्स, कैसे गए सेमेस्टर 2 के? सर अच्छे गए। अच्छे गए अच्छे मतलब गए अच्छे? सर। स्कोर कितने अच्छे आएंगे इस बार? किसी का सेमेस्टर 1 बैक था क्या, जिसने अभी सेमेस्टर 1 के एग्जाम दिए हो? किसी का बैक नहीं था? नो सर। चलो अच्छी बात है, बैक होना भी नहीं चाहिए। डोंट कीप अ हैबिट ऑफ कीपिंग योर सब्जेक्ट्स बैक में रखने की कोशिश मत करो, बैकलॉग में मत जाओ। बहुत सारी चीज़ें यू विल लूज इवन इफ अभी आपको समझेगा नहीं। आफ्टर ग्रेजुएशन व्हेन यू एंड पीजी करने के बाद जब आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, देन यू कम टू नो कि व्हाट वी हैव लॉस्ट। इसलिए अभी से मैं कहता हूँ हमेशा 60%, आई डोंट वांट यू ऑल टू स्कोर 90, 95, 100। मैं नहीं चाहता वो सब के सब वैसा कर पाए, या मैं सजेस्ट नहीं करता, बट कीप योर स्कोर ऑलवेज अबव 60%। एंड दूसरी बात, बैक मत करना पेपर्स को, यानी कि कोई भी सेमेस्टर में आप सप्लीमेंट्री एग्जाम या फिर किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना प्लीज, क्योंकि ये सब के फायदे आपको आगे नजर आएंगे। क्योंकि ऐसे कई पोजीशंस आती हैं जो गवर्नमेंट पोजीशंस रहती हैं जहां आपको फर्स्ट डिवीजन होना जरूरी होता है। वी डोंट डिमांड यू दैट कि वो दोस पोजीशंस डोंट डिमांड कि आपके पास 80%, 90% हो, सब 60% एंड अबव चाहिए। फर्स्ट डिवीजन में होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, बैकलॉग्स कभी भी नहीं होने चाहिए। जो बैकलॉग की आदत इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने लगा दी है, आप सबको भी, बहुत सारे लोगों को आदत हो गई है। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एंड एडवाइज कि प्लीज अपने पेपर्स को बैक में मत रखिए। मैंने शायद आप लोग को कभी बताया है क्या, यदि बैक रखना है तो उसका एक एडवांटेज लेना सीखिए। कभी बताया मैंने आप लोगों को इस बारे में? नो सर। नो सर। जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो ये जो एटीकेटी सिस्टम है ना, जो अलाउड टू कीप टर्म, यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम जो देते हैं हम, अभी तो सेमेस्टर, हर सेमेस्टर के बाद एक एग्जाम होता है, साथ में ही होता है सप्लीमेंट्री। जब एनुअल पैटर्न था तो हम मार्च में एग्जाम दिया करते थे, और अक्टूबर में वो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स हुआ करते थे। जिसके पेपर बैक थे वो पेपर अक्टूबर में दिया करते थे। यानी कि हम 3 साल का जो कोर्स है, हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हम मार्च में एग्जाम देंगे, और अक्टूबर में जिसे किसी के पेपर बैक हो गए हो तो वो सप्लीमेंट्री एग्जाम देगा। एटीकेटी का करते हैं हम लोग, यूनिवर्सिटी में कहते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में। तो मेरे एक सीनियर थे बायोकेमिस्ट्री में, और उन्होंने फर्स्ट ईयर, जैसे फर्स्ट ईयर, जो भी साल में फर्स्ट ईयर में रहे होंगे, तो फर्स्ट ईयर में उन्होंने 3 पेपर में से सिर्फ 2 ही पेपर को उन्होंने प्रिपेयर किया और एग्जाम दिया। एक पेपर प्रिपेयर बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने एक पेपर को छोड़ दिया, तो उस पर उनको एटीकेटी यानी सप्लीमेंट बैक हो गया उनका पेपर। उन्होंने उस नेक्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के अक्टूबर में उन्होंने उस पेपर को क्लियर किया। फिर बाद में सेकेंड ईयर का जब मार्च आया तो उन्होंने फिर से अपने सेकेंड ईयर के 2 ही पेपर को पूरा क्लियर किया, एक पेपर को फिर से बैक पे रखा।
फिर जैसे ही फाइनल ईयर में आए तो फाइनल ईयर के अक्टूबर में उन्होंने वो जो सेकंड ईयर का बैक पेपर था उसको क्लियर कर लिया और फाइनल ईयर के मार्च में तीनों के तीनों पेपर को एक साथ क्लियर कर लिया। लेकिन क्या होता है कि अपनी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जब पीजी कोर्स के लिए जब जाते हो आपके कितने अटेम्प्ट्स हैं, यानी कि जैसे कि हमारे समय में सिर्फ 3 अटेम्प्ट हुआ करते थे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स वी कम आउट ऑफ एज अ ग्रेजुएट, बट इन अभी आपके इसमें कैसे हैं 6 अटेम्प्ट्स हैं। 6 अटेम्प्ट्स के बाद आप यू कम आउट एज अ ग्रेजुएट। बट यदि मान लीजिए आपने सप्लीमेंट्री या फिर बैक पेपर दिया है तो दैट विल बी काउंटेड एन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। तो वो जो बच्चे सर थे हमारे जो सीनियर थे उन्होंने 3 अटेम्प्ट के अलावा 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिए, एक सेकंड ईयर में एक फाइनल ईयर में अक्टूबर का। तो हर अटेम्प्ट के लिए 1% डिड्यूस होता है। जब आपकी मेरिट लिस्ट बनती है तो आप जितने भी अटेम्प्ट करेंगे उतने परसेंटेज आपका माइनस हो जाएगा टोटल में व्हेन यू आर कंसिडर्ड फॉर द पीजी एडमिशंस। पीजी एडमिशंस से जब आप जाते हैं तो आपके जो स्कोर देखे जाते हैं उस टोटल स्कोर में जितने बार आपने अटेम्प्ट दिया है उतने अटेम्प्ट्स आपके कम हो जाएंगे। तो भी सोचिए व्हेन दैट पर्सन, वो सीनियर जब हमारी यूनिवर्सिटी के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए एडमिशंस के लिए उन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया, जब मेरिट लिस्ट लगी तो मेरिट लिस्ट में उनका नाम कहाँ था मालूम है? सेकंड नंबर पे था। कहने का मतलब ये था कि उन्होंने बैक सिस्टम जो हमारे सप्लीमेंट्री सिस्टम था उसका भरपूर यूज किया। 2 सब्जेक्ट क्लियर करते थे, उनमें इतना स्कोर करते थे कि कोई और बच्चा उनके बराबर स्कोर ही नहीं करता था। और फिर जब वो सप्लीमेंट्री देते थे, एक सब्जेक्ट जो बैक हो गया था उसमें भी इतना ज्यादा स्कोर करते थे कि यूनिवर्सिटी में कोई भी उतना स्कोर नहीं करता था। यानी देखा जाए तो उनका टोटल स्कोर बहुत ज्यादा था। फर्स्ट जो बच्चा सेलेक्ट हुआ था पीजी के लिए उससे भी ज्यादा था, लेकिन उनके 2 अटेम्प्ट के कारण 2% कम हुए तो वो सेकंड नंबर पे आए। तो कहने का मतलब है कि दैट पर्सन हैज मेड यूज ऑफ द एटीकेटी सिस्टम ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी एंड ही कुड गेट अ सीट। फिर बाद में वो गेट पीछे लगे, देवी अहिल्या में उन्होंने पीजी किया, पीएचडी किया, वो बाहर है वैसे। तो दिस वाज, पता नहीं उनको किसने आइडिया दिया था इस बारे में, बट ही डिड दैट। ये मेरे आंखों के सामने का एग्जांपल है और मेरे सीनियर ही थे तो हम देखते रहते थे उनको। तो एटीकेटी लगना एक डिसएडवांटेज है जब आप पोजीशंस के लिए जाते हैं, या फिर उन्होंने जैसे लिया था उसको एटीकेटी लिया, लेकिन क्या किया उन्होंने, इतना आगे चले गए कि नोबडी कुड रीच हिम। एनीवेज, आई वुड नॉट सजेस्ट दिस फॉर एनीवन बिकॉज हर एक जन उतना स्कोर नहीं कर पाते या उतनी मेहनत नहीं कर पाते। यदि आप सोचते हो कि यू नीड टू असेस योरसेल्फ टू कि हम कितना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इन एग्जाम्स, कि हमारे नॉलेज को जो भी हमने सीखा है। तो बिलीव इन योरसेल्फ एंड honestly judge yourself कि how good can you do, और उसके बाद फिर बस 60% रखिए। 60% is not a big issue I suppose. Okay. Anyways, आप लोग के पास सिलेबस है? आप लोग के पास सभी के पास सिलेबस है? नहीं है? सर ठीक है, काम करता हूँ मैं आप लोगों को एक फाइल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? वो फिर बाद में मैं अपलोड भी कर दूंगा। सर हाँ जी बोलिए, बोलो। थैंक यू। ओ अच्छा, ये फाइल आप लोग के पास नहीं है? ये वाली फाइल स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों के? दिख रही है सर फाइल स्क्रीन पे। Okay. Now you are in 3rd semester. To this page, where is the 3rd semester page? Okay, this is practicals. ये आगे 3rd semester, ये पोर्शन तो सर और मैडम पढ़ा रहे हैं। इसमें से शायद 3rd and 4th जो है एम्ब्रियोलॉजी है, राइट? या गैमेटोजेनेसिस एंड ऑल एम्ब्रियोलॉजी है, जो मैम पढ़ाते हैं, और शुरू के 2 यूनिट जो है सर पढ़ाएंगे। और जो नेक्स्ट पेपर जो है प्लीज पेपर जेनेटिक्स का जो पेपर है ये लगभग पूरा मैं ही देखता हूँ, ठीक है? तो विल स्टार्ट डिस्कसिंग। हमारा ढेर सारा रहेगा तो वी वुड नॉट ट्राई टू
मिस क्लासेस, क्योंकि हो सकता है कि फटाफट भगना पड़ता हमें, क्योंकि ढेर सारा है पढ़ने को, पूरे 4 यूनिट मेरी तरफ ही है, ठीक है। और एक और चीज़, बहुत कुछ तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जेनेटिक्स में। आपने ये मेंडल के बारे में पढ़ा होगा 12th में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने मेंडल के बारे में? यस सर पढ़े हैं। ओके, तो वो थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करिए उस कंटेंट से, फिर देन वी विल डिस्कस। आज ही शुरू कर देते हैं, बट एक छोटा सा मैं फिर से, अच्छा आप लोग को इस ऐप में पोल कर सकते हैं, आप अपना ओपिनियन डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक पोल अभी सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को कि कितने लोग इसमें से सेमिनार देने के लिए रेडी हैं, है ना? कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट द क्वेश्चन। एक मिनट, क्लास सेमिनार, आर यू interested for delivery class seminar there is A is interested and B is not interested. Okay, this is for 1 minute. A is the thing which I need. See, आप लोग के स्क्रीन पे poll is being launched. आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका होगा। आप लोगों को इंटरेस्टेड नॉन इंटरेस्टेड वाले सिलेक्ट करने हैं आपको, तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन कौन पोल कर रहे हैं आप लोग। 1 मिनट तक चलेगा ये, 1 मिनट में अपने आप क्लोज हो जाएगा। स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को ना? सर नहीं दिख रहा है। दिखना चाहिए, किसी को नजर नहीं आ रहा आप, लेकिन आपके रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। थोड़ा स्लो हो सकता है, अभी भी नहीं दिख रहा। नो सर। लेकिन 7 लोगों ने रेस्पॉन्ड किया, मतलब 7 लोगों को दिख रहा है। थर्टी सेकेंड्स मोर। नहीं है आप लोग को? स्क्रीन दिख रही थी पहले, शेड स्क्रीन दिख रहा था, फाइल नजर आ रही थी आप लोग को? पोल इज गोइंग टू फिनिश नाउ। पोल बंद हो जाएगा, अभी वापस स्क्रीन पे आ जाएंगे हम। वापस स्क्रीन पे आ गए? मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है आपकी आवाज। और वो पोल हुआ, आप लोग को पोल नजर आया स्क्रीन पे? यस सर आया था, कुछ लोगों को नजर नहीं आया कह रहे थे। मे बी आप लोग एक चीज चेक करिएगा, आपका टीचमेंट अपडेटेड है कि नहीं, वो भी चेक करिएगा। पुराने वर्जन होंगे तो कभी कभी कुछ फीचर्स नजर नहीं आते हैं, ठीक है। ट्राई अपडेटिंग योर टीचमेंट ऐप सो दैट वो वर्जन अभी बहुत 4 पॉइंट समथिंग पे चला गया, चेक करिएगा उसको, ठीक है। एनीवेज इट्स नॉट अ बिग थिंग, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू use this particular I mean feature कि हम पोल कर सकें। और तो shall we, एक इनका माइक ऑन रह गया, वो बाहर से सब आवाज आ रही है। खुशी, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है फिर से, फिर बंद हो गई? आ रही है सर। Okay, every time I have to ask this. Anyways,
तो ये सिलेबस है, आप लोग ये 4 पॉइंट्स अपन देखेंगे। इसमें कुछ बेसिक जेनेटिक्स है और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक्स के बारे में जानना है। उसके बाद कुछ ये सब बेसिक्स हैं, पूरे बेसिक्स हैं इसमें। सेक्स डिटर्मिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स, और जीन्स के बारे में कुछ है, आइसोलेशन के बारे में कुछ है ना। ये सब चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे। वी वुड गो इन अ एक स्टोरी जैसे हम चलते जाएंगे लाइन से, और फिर मैं बीच में बताता जाऊंगा इसमें ये चीज़, ये टॉपिक कवर हो गया, ये टॉपिक कवर हो गया नाउ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बीच बीच में मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा। टाइप मैनुस्क्रिप्ट्स है मेरे पास, टेक्स्ट मटेरियल है, तो वो स्टडी मटेरियल आपको अपलोड कर दूंगा। अच्छा, अभी आप एक और चीज़ शेयर कर रहा हूँ मैं फिर से। ये सिलेबस में एक चीज़ और है जो नोट करने वाली बात है, वो है आपकी सिलेबस में कुछ पॉइंट्स को रिवाइज किया गया, ठीक है। यानी कुछ टॉपिक्स जो है रिवाइज किए गए हैं, तो वो यहाँ पे दिए हुए हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में। दिस इज, ये कौन सा फर्स्ट सेम, आप थर्ड सेम में आते हो, पेपर 3, दिस इज पेपर 4, दिस इज, देखिए आगे आपका बीएससी ज़ूलॉजी सेम 3 पेपर 6। यानी कि देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको दिख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले जो पॉइंट्स हैं वो एग्जिस्टिंग पॉइंट्स हैं। उसमें हमने कुछ राइट साइड वाले पॉइंट्स को मॉडिफाई किया, यूनिवर्सिटी ने कुछ पॉइंट्स मॉडिफाई किए हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप नोट करिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स को हमें कवर करना है। इफ एट ऑल वी आर मिसिंग दीज पॉइंट्स, तो यू नीड टू रिमाइंड मी ऑफ कि सर ये पॉइंट एक्स्ट्रा है जो इस सिलेबस में था या फिर मॉडिफाई किया गया था, तो प्लीज़ इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये Yes, sir. दोनों, हाँ ये दोनों फाइल्स मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसमें से नोट कर लीजिएगा। ये पूरे बीएससी का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों साल के लिए है ये। ओके, डन, स्टॉप शेयरिंग। सो तो अभी आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हमारे जनरल जेनेटिक्स के बारे में आपकी कितनी अवेयरनेस है। तो कोई मुझे बताएगा, और मेक इट अ पॉइंट, मेक इट अ हैबिट, व्हेनेवर आई आस्क यू समथिंग एंड यू वांट टू से समथिंग, तो आप अपना कैमरा ऑन करिएगा, ठीक है। लेट मी सी कि कौन बात कर रहा है, मुझे वो फिर नाम पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए कह रहा हूँ। तो कोई आप में से बताना चाहेगा कि जेनेटिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे आप? एनीबॉडी? कोई भी नहीं बताना चाहेगा? हेलो, कोई भी कुछ नहीं बोलना चाहेगा? बोलिए। Sir, genetics is deal with subject with the inheritance as well as variation of characters from parent to offspring. ओके, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? कोई भी नहीं? You all are converting yourself as dumps. I tell you. फर्स्ट ईयर में आप लोग बोलते थे, अच्छा लगता था। अभी आप सेकंड ईयर में आ गए तो आप बोलना ही बंद कर दिए, और पहली क्लास है आज। मैंने क्या आपको पनिश करना है आपको? हाँ बोलिए। Passing of characters from parents to offspring. ओके, passing on of characters
फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, राइट? इनहेरिटेड जो कहते हैं। जैसे हम प्रॉपर्टीज भी हम इनहेरिट होती हैं हमको, हमारे दादाजी से हमारे डैड को, हमारे डैड से हमको जो प्रॉपर्टी पास ऑन होती है इसको भी इनहेरिटेंस ही कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टीज। बट वैसे ही यदि हम बायोलॉजिकल सिस्टम में देखें तो बायोलॉजिकल सिस्टम में द कैरेक्टर्स विच वन पर्सन या वन ऑर्गेनिज्म holds and those characters are when passed on to its next generation, then it is called inherited. या फिर the study of this passing on of characters from one generation to another generation is called hereditary studies. ठीक है, heredity भी कहते हैं इसको, heredity या फिर the process को बोलते हैं inheritance. Okay, तो genetics आपने कहा कि genetics एक ऐसा science है in which you study about the inheritance of characters from one generation to another generation and also the variation and कुछ और कहा था आपने, variations of Variation of characters from parents to offspring. अच्छा, हाँ ठीक है, वो तो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग तो वो तो इनहेरिटेंस का ही पार्ट है। वेरिएशन मतलब क्या समझते हैं आप? वेरिएशन का मतलब क्या है? So variation is like some diseases, inherited diseases, other characters, then height, health, etc. गुड ट्राई, वेल ट्राई। एक्चुअली कोई भी कैरेक्टर जैसा एक्सप्रेस होना चाहिए वैसा एक्सप्रेस ना होते हुए किसी और तरीके से एक्सप्रेस होता है तो हम उसे कहते हैं वेरिएशन, राइट? जैसे कि कहना चाहिए कि मेरी आंखें ब्राउन हैं तो वो मेरे बच्चे में भी आंखें ब्राउन ही आती हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई ठीक है, सेम टू सेम कैरेक्टर आ गया, लेकिन वो ब्राउन की जगह कुछ और कलर डिपिक्ट करती हैं, डिस्प्ले करती हैं, तो वो वेरिएशन हो गया, वेरिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, उस कैरेक्टर का वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन पहले लोगों ने, जब लोगों को जीन्स के बारे में मालूमात नहीं थी, वैसे जेनेटिक्स को हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ जीन्स, स्टडी ऑफ जीन्स में सब कुछ आता है। हाँ, जीन्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं स्ट्रक्चरली, दे वो कैसे डिफाइन किए जाते हैं, फंक्शनली कैसे डिफाइन किए जाते हैं, लेकिन जब तक जीन वाला कंसेप्ट नहीं आया था तब तक एक चीज बहुत मशहूर थी, वो था फैक्टर। ये फैक्टर वर्ड ना हर जगह यूज हुआ है, मैथ्स में भी यूज हुआ है, हर साइंस के हर स्ट्रीम में आपको फैक्टर वर्ड यूज किया हुआ दिखता है। तो ये जो फैक्टर वर्ड है वो यूज किया गया था जेनेटिक्स में भी, और ये क्या था भाई, शायद हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ तो भी है, वो कुछ तो भी को भी इन्होंने कहा था फैक्टर। एक फैक्टर है जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को इसकी अगली जनरेशन में पास ऑन करने में मदद करता है। तो वो क्या है? तो अब ये कुछ चीजें, अब जो कैरेक्टर्स मतलब क्या, जैसे कि फिजिकल कैरेक्टर्स में बहुत कुछ आता है कि नाक कैसी दिखती है, होंठ कैसे हैं, या फिर आईब्रोज कैसी हैं, या फिर बालों का कलर कैसा है, या फिर आईज कैसी दिखती हैं। तो ये सब कैरेक्टर्स में काउंट है। ऐसे ढेर कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में, बहुत सारे। ये सभी कैरेक्टर्स हमारे जब पास ऑन होती है अगली जनरेशन में, तो वो उसको शायद कोई तो भी कंट्रोल करता है, उस कोई तो भी को इन्होंने नाम दिया फैक्टर। ठीक है, अब ये जो कैरेक्टर्स जो थे इन सब को अब टेक्निकली पढ़ने की बहुत कोशिश की गई है, बहुत लेटली कोशिश की गई है, बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ा गया है। मतलब एक्सटेंसिवली मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है इसको, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत लेटली इसके ऊपर स्टडीज शुरू हुई थी। अब आपने एक नाम सुना होगा, ग्रिगर मेंडल। नाम सुना है आपने ग्रिगर मेंडल का? यस सर। मेंडल कौन है? मेंडल को हम किस नाम से या किस टाइटल से पहचानते हैं? बोलिए, किसी को नहीं मालूम है? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ओके, गुड गुड। बट व्हाट टाइटल ही हैज बीन एसोसिएटेड विद? उनको किसी टाइटल से जाना जाता है? Sir, he is called as father of genetics. वेरी गुड, उन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स।
व्हाई? बिकॉज वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने जेनेटिक्स के ओरिजिन बताया, जेनेटिक्स के साइंसेस के बारे में शुरुआत की थी. He was not one of the, he was the pioneer of the studies in genetics, what we call now. तो जेनेटिक्स को समझने की कोशिश उन्होंने शुरुआत की थी. एंड जैसे कि एक बच्चे ने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे. हम ज़्यादा हाई टर्म्स में नहीं जाएंगे फिलहाल, हम एक नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश ये करेंगे कि वो जो मेंडल थे, ग्रिगोर मेंडल, उनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं क्योंकि जेनेटिक्स की शुरुआत इनसे ही हुई थी. बेसिकली ही वाज नॉट अ साइंटिस्ट, ही वाज अ मॉन्क इन अ मॉनेस्ट्री. और अपने मॉनेस्ट्री के पीछे जो यार्ड होता है, मतलब जैसे हम कोर्ट यार्ड कहते हैं ना, वैसे मॉनेस्ट्री यार्ड जो होता है जहाँ पे गार्डन हुआ करता था, तो वहाँ पे ही tried experimenting with the plants by interbreeding them because he could understand कि how plants used to breed at that time. तो पाइसम सटाइवम नाम का जो पेड़ है या पौधा है, पी प्लांट, उसके ऊपर उन्होंने वो पीछे वहाँ पे गार्डन में उगते थे, तो उनके थ्रू इन्होंने उनके क्रॉस पॉलिनेशंस कराए और रिजल्ट्स देखे. तो लाइक ही कुड ऑब्जर्व. सोचिए कि when you were having no background of anything about genetics and you were doing some experiments, and on the basis of mere observation of those future generation या फिर progeny जिसको आप लोग word use करते हैं, next generation जो आती है उसको हम progeny कहते हैं. तो वो जो next generation को जब observe करके characters को note down किया उन्होंने, उसके basis पे he could postulate 3 doctrines, 3 principle उन्होंने postulate किया था. किसी को मालूम है वो 3 principles क्या हैं? Anybody? बहुत पुरानी बात नहीं है, आप लोग 1 साल पहले ही पढ़े हैं सब चीजें. हाँ बोलिए. किसी को नहीं मालूम है? Principles of Sir, principle of dominance and principle of law of Okay. segregation. बस 2 ही थे, मैंने कहा 3 थे शायद. Law of inheritance. Sir, incomplete dominance. ओके, नहीं. लॉ ऑफ डोमिनेंस एक बराबर है, Oh. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक बराबर है. Law of तीसरा? independent assortment. हाँ, तीनों को आप वर्बली समझते हैं, लिटरली कुछ समझ आता है, मतलब आप लोगों को तीनों का क्या मतलब है. लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब कोई एक चीज है जो डोमिनेट करती है हमेशा, उसके लॉ को डिफाइन किया. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब ये जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जब कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं तो वो सेग्रीगेट किए जाते हैं, यानी सेग्रीगेशन होता है उनमें कि उनके पास ये कहाँ से आए थे. सपोज आप एक शॉप में जाते हैं और आपने वहां से मार्बल्स खरीदे शॉप ए से, तो शॉप ए ने मार्बल्स आपने खरीदे लाल रंग के, आपको ले लिए. शॉप बी में गया, आप वहां से फिर से मार्बल्स खरीदते हैं, लेकिन शॉप बी थोड़ा सा अच्छा शॉप था, तो उन्होंने अपने हर मार्बल के ऊपर एक स्टिकर लगाया हुआ था छोटा सा, जिसमें शॉप बी लिखा हुआ था. ठीक है, तो अभी जैसे कि आपने ले लिया, उन सबको मिक्स कर दिया एक साथ, राइट. फिर अभी आपको सपोज घर आने के बाद वो बांटने हैं, आधे बांटने हैं. सपोज आपने पहले शॉप से 10 मार्बल लिए थे, सेकंड शॉप से भी 10 मार्बल लिए थे. अभी आप घर आ गए, घर आने के बाद आपके 2 भाई हैं छोटे छोटे, उनको आपको मार्बल्स बांटने हैं. तो अभी आप चाहते हैं कि वो ऐसे बांटे जाए कि दोनों को इक्वल आए, तो दोनों को 10-10 बांटेंगे. आप 10-10 बांटते समय आप ये देखेंगे कि आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन कौन से शॉप बी से लिया गया था, क्योंकि शॉप बी के ऊपर जो मार्बल्स लिए थे उस पर स्टिकर लगे हुए थे. तो ये जो 2 अलग अलग सेट हैं, लेकिन हम जब मिक्स कर देंगे, जब हम भाइयों को बांटने वाले होंगे, तो हम शायद सीधे बांट देंगे, 10 तुम ले लो 10 तुम ले लो. लेकिन वहां पे उनके बीच में झगड़ा हो सकता है कि मुझे स्टिकर वाले 4 ही मिले हैं, उस स्टिकर वाले 6 मिले हैं. टू अवॉइड दैट हम ये कर सकते हैं कि पूरे जो स्टिकर वाले थे उन सबको 10 को पहले अलग कर लें एक साथ, तो उसको 5-5 में डिवाइड कर दें और दोनों को दे दें. एंड उसके बाद जो नॉन स्टिकर वाले थे उनको भी हम लें, उनको भी 5-5 करें और 2 में डिवाइड कर दें.
तो ये जो हमने जो स्टिकर्स वाले को अलग किया ना, उसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। ऐसे ही हमारे जेनेटिक मटेरियल जो इनहेरिट होता है वो भी ऐसे ही सेग्रीगेट होता है, जो आपको गमिट के फॉर्मेशन में नजर आता है। गमिट्स जब बनते हैं, यानी कि एग या फिर स्पर्म जब बनता है, तब हमारे मदर और फादर की तरफ से जो क्रोमोसोम्स आए थे वो सेपरेट किए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। और फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब ऐसा है कि अभी जैसे कि मैंने बताया वो दोनों भाइयों को आपने 10-10 मार्बल्स दे दिए, उसमें से क्या हुआ था कि स्टिकर्ड वाले 10 थे, उनको आपने आइसोलेट किया, सेग्रीगेट किया, फिर 5 एक को दिया, 5 एक को दिया। फिर उसके बाद जो नॉन स्टिकर्ड वाले थे वो भी 10 में से आपने 5 एक को दिया, 5 एक को दिया। तो अभी जो हर भाई के पास, छोटे भाई के पास, आपके पास एक भाई के पास 5 स्टिकर्ड वाले हैं, 5 नॉन स्टिकर्ड वाले हैं। लेकिन अभी भी उन भाइयों के पास ये फैसिलिटी है कि ये स्टिकर्ड वाले कौन से हैं और नॉन स्टिकर्ड वाले कौन से हैं। तो इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कितनी बार भी आप डिवाइड कर दोगे तो वो अभी भी आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं कि वो किस तरफ से आए थे, किस कैरेक्टर के लिए हैं और कौन सा डोमिनेंस का लॉ फॉलो करते हैं। लाइकवाइज, तो यानी कि हर कैरेक्टर के पीछे जो भी फैक्टर इन्वॉल्व है, वो फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल जरूर है उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन वो हमेशा उसकी आइडेंटिटी हमेशा मेंटेन की जाती है, वेदर इट इज इन कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कैरेक्टर्स, जैसे कि हमने नॉन स्टिकर और स्टिकर्ड बॉल्स के बारे में बात की थी, या फिर इन वन से। ओके, तो दैट वे वो उनकी आइडेंटिटी, वो जो कैरेक्टर्स की आइडेंटिटी है, वो इवन इफ दे आर इन ड्यू इन फ्यूचर जनरेशंस, या फिर कहना चाहिए इन सबसिक्वेंट जनरेशन, 2-3 जनरेशन क्रॉस करने के बाद भी उनकी आइडेंटिटी मेंटेन की जाती है with respect to the before two laws, that is law of dominance and law of segregation. तो ये जो 3 प्रिंसिपल्स थे हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे विस्तार में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, एंड कीप इंटरेक्टिंग। मैं हमेशा कहता हूँ बातें करिए क्लास में, बात नहीं करेंगे तो हमें पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। तो मेक इट अ पॉइंट कि आप लोग बात करें, गलत बोलें तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगा और कोई आप पे हंसेगा भी नहीं, क्योंकि सबके माइक ऑफ रहते हैं, कोई हंसता तो पता भी नहीं चलता अपने को, ठीक है। तो याद रखिए कि इंटरेक्ट करने की कोशिश करिए, गलत मालूम है सही मालूम है बोलिए, मैं यहाँ रेक्टिफाई करने के लिए ही आपके सामने आता हूँ रोज, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट। कल हम मिल नहीं पाए थे बिकॉज हमारी एडमिशन प्रोसेस की अभी तक चीज़ें ख़त्म हुई नहीं है, बट जैसे अभी भी बीच में मेरे को 2 बार कॉल आया। एनीवेज, तो हम नेक्स्ट वीक फिर से मुलाकात करेंगे और फिर मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ओके। और एक बात और कहनी थी, जो भी आपने, मैं छोटा सा पोल लेने की कोशिश की थी कि आप लोग सेमिनार देंगे क्या, तो आप लोग को पहले मालूम ही है कि आप लोग सेमिनार टॉपिक चूज करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको वो टॉपिक पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने पेज से अपने टॉपिक्स कवर करता रहूँगा, आप लोग कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं और इसी ऐप के चैट सेक्शन में आप डाल सकते हैं कि आपका नाम और आपने जो टॉपिक चूज किया है। बहुत बड़ा टॉपिक चूज मत करिए, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को उठाइए, जैसे बोलिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, सिर्फ उतना ही समझाइए कि कोई एक जन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कोई एक जन सिर्फ उतना ही समझाए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कोई उतना ही समझाए, है ना। छोटी छोटी चीजें, हम ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ते जाएंगे। आपको मालूम है कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स भी बहुत सारी चीजें बताता रहता हूँ, तो उस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिए एंड कीप पोस्टिंग मी। इसका भी अपना खुद का चैट है और अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, बाय बाय फॉर नाउ, विल साइन ऑफ। सर सेमिनार कब देना है? अच्छा, बेटा अभी सेमिनार्स जो है अभी हम सिर्फ नाम ले रहे हैं, वी विल बी स्टार्टिंग इट इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। बहुत सारा समय है, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके,
अक्टूबर के एंड में ही हम करेंगे सेमिनार्स। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सर सेमिनार नेम का हाँ बेटा बोलो। सेमिनार नेम देना था, कहाँ देना था सर? मैंने वही कहा, या तो अब इसके जो है ना, इस ऐप का चैट है, इसका खुद का चैट है, ठीक है, या फिर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख के दीजिए, नाम लिखिए, सेमिनार टॉपिक लिख के दे दीजिए, मुझे पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके ओके ओके, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, Thank you, थैंक यू sir. थैंक यू थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीक।